आप दोनों का ही वायुसेना से लेना देना है, लेकिन दीप्ति कालरा जी आपके साथ मैं अब उस पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाना चाहती हूँ जो एक सोल्जर महसूस करता है। क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? अंजना, मैं बहुत ही खुशकिस्मत रही हूँ कि जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो ईस्टर्न रीजन में ही थी। एंड मैं उस जगह का नाम और जो चीजें हैं वो नहीं दर्शकों को बता सकती सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बट ईस्टर्न रीजन में मैंने काम किया है पहली पोस्टिंग में, और मैं रडार ऑफिसर थी फौज में। तो हमारा काम ही यही था, सर्विलेंस रखना ईस्टर्न रीजन में कि चाइना की कोई भी इन्फिल्ट्रेशन उस तरफ से होती है, कोई भी जहाज या यूएवी, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नोटिस में, रडार के नोटिस में आती है, उसको हम सही जगह पे बताएं और वहां से हमारे एयरक्राफ्ट जाके उसको या तो उसको वापस भेज सके। तो यहाँ से जब जैसे वर्लिन मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हम हर वक्त तैयार हैं। उस टाइम पे जब मैं वहां पोस्टेड थी कोई लड़ाई नहीं चल रही थी। जहां के तक मैं तवांग की बात करूं तो तवांग में भी हमारी एक्सरसाइज बहुत ही रेगुलर चलती रहती हैं। ऑफिसर्स को वहां भेज के ट्रेन किया जाता है कि उस एरिया में जाने के बाद आपको अगर रडार लगाना है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग करनी है, कोई भी इनफैक्ट फ्लाइंग तो वहां पे बहुत ही ज्यादा होती है। वहां पे आर्मी भी आर्मी फ्लाइंग, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं, उस एरिया की सर्विलेंस करते रहते हैं। सो बिकॉज ये 13,000 फीट की हाइट पे है और बहुत ही मुश्किल हालात होते हैं। अभी नवंबर से अगले साल मार्च तक वहां पे बहुत बर्फबारी भी रहती है। वहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी, काफी ज्यादा पहाड़ी रीजन है वो। देख सिवाय एक नेचुरल सुंदरता के आपको ज्यादा लोग नहीं वहां दिखाई देंगे। जैसे कि हमारा कश्मीर में गुलमर्ग है, बराबर उसी हाइट का तवांग है अरुणाचल में। और सिर्फ फौज आपको वहां पे देखने को मिलती है। बहुत ही हार्श कंडीशंस होती हैं, माइनस में टेम्परेचर जाता है। खाने पीने का सारा सामान जो है वो फौज पहुंचाती है वहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे तैयार रहना कितना मुश्किल रहता है। लेकिन सेना के जवान दिन रात एक्सरसाइज भी करते हैं, वहां पे तैयारी भी करते हैं। अब आप स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन कैसे बताएंगे तवांग स्पेसिफिक, क्योंकि उन्होंने भी मुश्किल टेरेन का जिक्र किया, 13,000 फीट की ऊंचाई पर आपको करना है। अब लगातार वहां पर बर्फ, लगभग फरवरी मार्च तक बर्फ का होना, कितनी मुश्किलें और चुनौतियां होती हैं यहाँ पर सर्विलेंस में? अंजना, आई वॉज अ फाइटर कंट्रोलर एंड मैं वहाँ आसाम रीजन में पोस्टेड रही हूँ इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ वेदर चैलेंज। और दूसरी चीज, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे जरूरी चीज जो एयरफोर्स प्रोवाइड करती है वो होता है एयर मेंटेनेंस सॉर्टीज। ये एयर मेंटेनेंस सॉर्टीज 100% आर्मी को इन हॉस्पिटेबल टेरेन में अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबल कर रखने के लिए होती है। इसमें उनके लिए खाने पीने का सामान, उनके एम्यूनेशन, कपड़े, इनफैक्ट कोई अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो उनको इमीडिएटली वहां से लाया जाता है। सो अगर मैं आज अभी बताती हूँ कि एयरफोर्स के अंदर कैसा माहौल होगा। सो दे आर लॉट ऑफ सॉर्टीज जो हम एरियल सॉर्टीज करते हैं। वो होती है ALH क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट से, चेतक क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट से, चिनूक जो कि हैवी लिफ्टर है इनसे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में AN-32 एयरक्राफ्ट हैं जो कि एयर मेंटेनेंस सॉर्टीज करते हैं और उनके खाद्य पदार्थ को या सस्टेन ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए, ताकि वो फाइट कर पाए हमारे सोल्जर्स, उनके लिए एयर ड्रॉप किया जाता है। सो सॉर्टीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ग्राउंड क्रू पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है बिकॉज उनको एयरक्राफ्ट को की रेडीनेस को मेंटेन करना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। पायलट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है बिकॉज नाइट सॉर्टीज हो रही है, डे सॉर्टीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी सॉर्टीज के बीच में कम हो जाती है। तो इस तरह का प्रेशर सेना के ऊपर इन इस टाइप की सिचुएशन में आता है। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति, एक सिंपल बेसिक सवाल मैं आम दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ, फितरत कैसी है चीनी सेना की? जितने वीडियोस हम देखते हैं झुंड में आते हैं, एक अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं जिसमें बहुत हड़बड़ जैसा, वो एक बॉडी लैंग्वेज से वो सामने वाले को अग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। फितरत कैसी है इनकी? अंजना, आपने सही फरमाया। सिर्फ चीनी सेना की नहीं, आप चीनी अधिकारियों का भी अगर देखेंगे तो जितने भी फ्रंट में लोग आते हैं, जितने भी उनके पॉलिटिशियंस हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके आर्मी जनरल्स हैं और ये जवान जो है, इनको ये सिखाया जाता है क्योंकि हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करते हैं। और क्योंकि
सबको पता है कि सीज फायर है, तो कोई और तरीका तो है नहीं सिवाय कि खतरनाक हथियारों को आप ले जा नहीं सकते, जैसे कि गन वगैरह, फायरिंग इक्विपमेंट कोई आप ले जा नहीं सकते हैं। इसीलिए वो अपने एग्रेशन को शो करते हैं, अपने हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से दिखाते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में हैं। ये एक्चुअली मतलब पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर वो जो कोशिश करते हैं अग्रेसिव दिखने की, बड़ा ही कॉमिकल हो जाता है वो अल्टीमेटली। बहुत अजीब सा कॉमिकल तरह का उनका बिहेवियर लगता है। और वही भारतीय सेना होती है जो अपने दहाड़ के साथ ही लगता है कि उनमें से आधे गिर जाते हैं। तो बिल्कुल अंजना, जैसे दीप्ति ने बोला, 100% मैं एग्री करती हूँ कि सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने पॉलिटिकल इश्यूज से ध्यान हटा के बॉर्डर के ऊपर इश्यूज पे कंसंट्रेट करवाते हैं लोगों का ध्यान। एंड सेकंड, इनको पता है कि कन्वेंशनल वॉर कभी नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट, एंड अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराते हैं बॉर्डर पे, क्योंकि अपने नागरिकों को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और कैसे अपने देश के नागरिकों का ध्यान अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम से हटा के मिलिट्री के ऊपर कंसंट्रेट करवाएं। सो वही है अंजना की एम्प्टी बेल साउंड्स वेल। सो ये वो हर बार करते हैं 2-3 साल में, अपने नागरिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल लीजिए या ध्यान भटकाने के लिए बोल लीजिए।